ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर बीकानेर से, जहां बीजेपी विधायक सिद्धि कुमारी ने मतदान किया और इस दौरान सिद्धि कुमारी ने जनता से ज्यादा वोट करने की अपील भी की है। तो खास मेहमान भी हमारे साथ हैं, लगातार अपडेट भी हम आपको बताते रहेंगे। और फिलहाल आपको बता दें कि राजस्थान में 12 सीटों पर पहले चरण में वोटिंग हो रही है और तमाम जगहों पर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो रहा है। हमारे साथ खास मेहमान हैं पूजा कपिल मिश्रा जी, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता, और साथ ही साथ हमारे साथ हैं प्रतीक जी, कांग्रेस पार्टी के नेता। एक बार फिर से आपका स्वागत। और पूजा जी, जिस तरीके से आज मतदाताओं में उत्साह देखने को मिला है, पोलिंग का जो प्रतिशत है वो बढ़ रहा है, आपको क्या लगता है, क्या जो स्थानीय मुद्दे हैं वो हावी रहे हैं या केंद्र के मुद्दे जिनको लेकर के आप जनता के बीच में गए उनका असर है? देखिए अमन जी, निश्चित तौर पे आम चुनाव है, देश की पूरी जनता का चुनाव है, तो लोगों को मोदी सरकार के किए गए कामों के प्रति, उनके प्रति जो विश्वास है उस पर लोग वोट दे रहे हैं। और फिर से एक बार हैट्रिक बनाने के लिए राजस्थान ही नहीं, देश भी तीसरी बार मोदी सरकार को चुनने के लिए तत्पर है, क्योंकि लोगों ने मोदी जी के काम को देखा है, मोदी जी की बात को देखा, और जिस तरह से 142 करोड़ भारतीयों को वो अपना परिवार मानकर, इस परिवार के दम पर, इस परिवार की ताकत पर वो काम करने का, और भारत को जिस तरह आज विश्व पटल पर उन्होंने शक्ति के रूप में स्थापित किया है, तो लोगों ने ये देखा है कि एक प्रधानमंत्री जी ने चाहे किस तरह कोरोना काल के समय में भी जिस तरह देश को उस ऐसे समय में जहाँ पूरा विश्व पूरा डगमग हो गया था, घर से सबका निकलना बंद हो गया था, एक कहें कि ऐसी महामारी को कभी सामना नहीं किया, उस समय जिस तरह भारत ने ना केवल देश के लिए, भारत के नेतृत्व ने विश्व के लिए कल्याण का जो काम किया, लोगों की जान बचाने से लेकर वैक्सीनेशन, ये सब लोगों ने देखा है। और आज आपके लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के माध्यम से और अखबार के माध्यम से साक्षरता भी इतनी बड़ी है देश की, लोग सब देख रहे हैं, समझ रहे हैं। अब वो जो इनका परिवारवाद चलता था ना, अब वो नहीं चलने वाला है कि फिर पहले ये बनेगा उनका बेटा बेटी, ये सभी लाइन से बनेंगे। अब जनता बहुत समझदार है, जो देश के लिए काम करेगा, जो जनता के लिए काम करेगा, लोग उसको चुनने के लिए तत्पर है। और अभी मेरे साथी कांग्रेस के प्रवक्ता बहुत बात उठा रहे थे, तो क्या इन्होंने कहा कि इनके बाद ये बना 60 साल शासन किया, 60 साल का देश और एक विगत जो 10 साल का अंतर है वो जरा देखें। और आप परिवारवाद, भ्रष्टाचार, और इन्हीं के पीएम ने कहा, ये हमने किसी ने, भारतीय जनता पार्टी ने किसी भारत के नागरिक ने इल्जाम नहीं लगाया, इन्हीं के प्रधानमंत्री ने कहा कि 1 रुपया भेजा जाता है, 85 पैसा वो कहां चला जाता है। और इन्हीं के टाइम में अगर लोकतंत्र पे काला अध्याय, इमरजेंसी सत्ता को पाने के लिए इन्हीं के टाइम पर लगी। और मैं इन्हें याद दिलाना चाहूंगी कि गरीबी हटाओ हटाओ करते आपने 60 साल शासन कर दिया, ये इनका नारा खत्म नहीं हुआ। हमसे पूछ रहे हैं कि आपने क्या किया, चाहे वो धारा 4 तारीख को इन 12 सीटों के नतीजे भी होंगे। लेकिन प्रतीक जी, आपकी कैंपेनिंग में जिस तरीके के मुद्दे शामिल किए गए, चाहे वो अग्निवीर योजना का मुद्दा हो, किसानों का मुद्दा हो, खासतौर पर शेखावाटी का इलाका जहां पर पानी के मसले को लेकर के भी आप हमलावर दिखाई दिए। हालांकि चूरू में चुनाव जाते जाते काका भतीजा का हुआ, वो अलग बात है। और सीधे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और कांग्रेस के प्रत्याशी के बीच मुकाबला नहीं होकर के कुछ लोगों की ये राय है, कहना है कि यहां पर मुकाबला सीधा हुआ, वो हुआ कांग्रेस के प्रत्याशी और राजेंद्र राठौड़ के बीच में, यानी कि काका भतीजा के बीच में। जो कैंपेनिंग में मुद्दे आपने उठाए, आपको लगा कि आज असर देखने को मिला मतदाता में? देखिए, निश्चित तौर पे वो सारे मुद्दे, उनका असर देखने को मिला। और आज ही हमने खबरों में देखा है कि झुंझुनू के 10 गांवों ने मतदान का बहिष्कार किया, और कई बूथों पे तो 1-1 वोट डले और कई बूथों पे तो 1 भी वोट नहीं डला। और वो क्यों नहीं डला? क्योंकि वो बोलते हैं कि हमें यमुना का जल का जो वादा किया गया था वो पूरा नहीं हुआ। 5 साल हमारी सरकार रही, पिछली 5 साल में हमने लगातार पत्राचार भेजे हरियाणा की सरकार को कि आप इस पे बात कीजिए, हमारे हिस्से का जल हमको दीजिए, लेकिन वहाँ बैठी बीजेपी की सरकार ने कोई बात नहीं की। और उस 5 साल से पहले हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार थी, राजस्थान में भी बीजेपी की सरकार थी, और केंद्र में भी बीजेपी की सरकार थी, लेकिन उस 5 साल के कार्यकाल के अंदर कोई काम नहीं किया गया। अब ये बोला गया कि साहब एमओयू कर लिया, उस एमओयू की पोल मुख्यमंत्री जो वहां के हरियाणा के खट्टर थे उन्होंने विधानसभा में खोल दी कि बरसातों के समय पर जब ज्यादा बरसात होगी, नहीं आरसीपी तो आप विधानसभा में भी लेकर के गए थे ना, उसका असर मतदाता में उस तरीके से देखने को नहीं मिला, तो फिर क्यों आपको भरोसा है कि लोकसभा में उसका असर देखने को मिलेगा?
देखिए, मुद्दों का असर देखने को मिले या मुद्दों का असर देखने को नहीं मिले, मुद्दे हैं और वो जनता के मूलभूत मुद्दे हैं। अभी पूजा जी ने बोला 140 करोड़ लोगों को परिवार मानते हैं प्रधानमंत्री मोदी, तो क्या जो सड़कों पे किसान बैठे थे, क्या वो उनके परिवार का हिस्सा नहीं है? प्रतीक जो जी, आप कह रहे हैं वोट का बहिष्कार आज पानी के लिए हो रहा है, ऐसा नहीं है। कई जगहों पर सड़क को लेकर, मूलभूत सुविधाओं को लेकर भी वोट बहिष्कार कर रहे हैं। आपकी भी तो सरकार रही है ना। तो फिर ये तो कह रहे थे कि हमने प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंदर सड़कें बना दी, फिर क्यों कर रहे हैं? प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंदर अगर सड़कें बन गई होती तो फिर सड़क के लिए बहिष्कार होता ही नहीं। गांव की सड़क राज्य की जिम्मेदारी होती है, साफ साफ ही। तो आप भी बराबर के भागीदार ये क्यों कह रहे हैं? याद दिलाना पड़ेगा। ये क्यों कह रहे हैं? ये क्यों कह रहे हैं कि फिर प्रधानमंत्री सड़क योजना में सड़क बना दी हमने? देखिए, फिर बीच में बोलने लग गई। मैंने इनके बीच में बोला नहीं है। जिम्मेदारी तो आपकी भी होती है। मैं बीच में बोलूंगा तो बोल नहीं पाएंगे। जब आपकी सरकार बनती है तो आप भी तो सड़क बनवाएंगे। प्रतीक जी, आप ऐसे धमकाने वाले अंदाज में मत कहिए, सम्मान। तो फिर मेरे बीच में क्यों बोल रहे हैं? मैं अपनी बात पूरी आप ये थोड़ी करेंगे कि मैं बोलने लग जाऊंगा तो फिर बोल नहीं पाएंगे। देखिए, फिर पूछने बोलने ऐसे थोड़ी कह देंगे। फिर पूछे कमजोर नारी नहीं हूँ, कमजोर नारी नहीं। आपकी जब पोल खुलती है तब आप बीच में बोलते हैं। कोविड में आपदा को अवसर बनाया इन्होंने प्रधानमंत्री केयर फंड बनाया, उसमें चोरी की, उसमें सरकारी की है। बताइए, पोल खोल दी इनकी मैंने। बताइए क्या हुआ महंगाई का, क्या हुआ बेरोजगारी का, क्या हुआ किसान की आय दुगनी करने का, क्या हुआ ईआरसीपी के एमओयू का? देखा किसी ने ईआरसीपी का एमओयू? दिखाइए, किसने देखा है? क्या हेमंत जी ने देखा है? क्या हेमंत जी ने देखा है वो एमओयू? क्या पूजा कपिल मिश्रा ने देखा है? क्या मुख्यमंत्री जी ने देखा है? बताइए। सिर्फ जनता को बरगलाते हैं, सिर्फ झूठ बोलते हैं, सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलते हैं, सिर्फ, और इसीलिए जनता उनकी बात सुनती नहीं है, चली जाती है। भोलेनाथ स्टूडियो में निरंजन पोद्दार जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनको भी चर्चा में शामिल करते हुए बहुत स्वागत आपका निरंजन पोद्दार जी। क्योंकि मुद्दों की बात हो रही है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी लगाए जा रहे हैं, लेकिन आपको एज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट क्या लगता है, कौन से वो बड़े मुद्दे जिनके दम पर वोटिंग की जा रही है आज? देखिए, ऐसा है कि मुद्दों की अगर बात करें तो ऐसी बात नहीं है कि महंगाई मुद्दा नहीं है या रोजगार मुद्दा नहीं है या महिला सुरक्षा मुद्दा नहीं है, तो तमाम मुद्दे हैं। लेकिन आपको एक चीज़ और समझ के चलनी पड़ेगी, और वो ये है कि आपने देखा होगा कि जब 2004 से लेकर के 2014 तक कांग्रेस की सब सरकार थी केंद्र के अंदर, और जब आप ये भी देखिए 2014 के अंदर जब सरकार बदली, यानी कि जनता ने उस सरकार को बदल करके नरेंद्र मोदी जी को वोट दिया था, उस समय भी यही मुद्दे थे। यानी कि उस समय आपने देखा होगा नारा लगे थे, अब बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुई महिलाओं के ऊपर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार, यानी कि कदाचित यही सारे के सारे मुद्दे थे। अब कांग्रेस क्या करती है कि इन मुद्दों को तो उठाती है लेकिन इन मुद्दों का समाधान नहीं बताती। तो देखिए, सीधी सी बात आपको मैं बताऊं, जब 10 साल कांग्रेस ने शासन किया और ये मुद्दे उस समय भी थे और ये मुद्दे आज भी हैं, तो जनता को अब केवल मुद्दों से जनता वोट नहीं देने वाली, जनता को अब इसका समाधान चाहिए। कांग्रेस को अब या तो ये बताना पड़ेगा, क्योंकि मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, इसके अंदर आप ये भी समझिए कि कदाचित अभी 3 महीने पहले हिंदी पट्टी के 3 राज्यों के अंदर जिस तरीके से 2 जगह कांग्रेस की सरकार भारतीय जनता पार्टी ने छीनी और एक राज्य के अंदर अपनी सरकार को और ज्यादा मेजोरिटी से रिपीट किया, और यही मुद्दे 3 महीने पहले कांग्रेस लेकर के जनता के बीच में गई। जनता ने कनेक्ट क्यों नहीं किया इन मुद्दों से? वो उसका कारण यही था कि जब आपकी सरकार थी और 10 वर्ष के अंदर ये सारे के सारे मुद्दे उस टाइम भी हावी थे। अब आप या तो ये बताइए कि भाई उस समय जो महंगाई की मार थी वो इस वजह से थी, अब हमारे को उसका ये तरीका पता चल गया, इस तरीके से अब हम इस महंगाई को दूर कर देंगे। उस समय हमारे पास ये जादू नहीं था, या हमारे पास ये महिला सुरक्षा, आपने देखा होगा 2013 के अंदर जब मनमोहन जी की सरकार थी तो निर्भया कांड उसी टाइम का, उसी दौरान का पीरियड। अब जनता ये जानना चाह रही कि अब अगर आपको अगर सत्ता दे दी जाए तो आप कैसे सवाल पूछ रहे हैं? आप बताइए प्रतीक जी, क्योंकि वादे करना तो आसान है, उन्हें निभाना मुश्किल होता है। आप कह तो रहे रोजगार देंगे, महिलाओं को सुरक्षा देंगे, लेकिन कैसे देंगे? कोई प्लानिंग की गई है क्या इसे लेकर? प्रियंका जी कम से कम पॉलिटिकल एनालिस्ट ने कम से कम ये माना कि जो ठीक है, आपको रोकना चाहेंगे। बड़ी खबर इस वक्त के सामने आ रही है। राजस्थान में अब तक 41.51% वोटिंग हो चुकी है। वोटिंग प्रतिशत का यह आंकड़ा आपके टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अब तक बम्पर वोटिंग हुई है।
तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, और 12 सीटों पर पहले चरण की वोटिंग अभी जारी है। उम्मीद यही है कि दोपहर का वक्त था तो हो सकता है कि पिछले 1 घंटे में थोड़ा सा मतदान कम हुआ हो, लेकिन अब अचानक से बढ़ेगा भी। 4 बजे के बाद जैसे जैसे गर्मी कम होगी और सूरज जो है शाम की तरफ रुख करेगा तो यह आंकड़ा तेजी के साथ बढ़ता हुआ भी नजर आएगा। आप कुछ कह रहे हैं पोद्दार साहब? जी हेमंत जी, मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि अब जो जनता है ना, पहले एक अलग ट्रेंड था। जब जनता इतनी जागरूक नहीं थी, कोई भी चीज बोल दिया जाता था तो जनता उस चीज को मान लेती थी। आज जनता हर चीज का गुणा भाग लगाती है। अब जिस तरीके से कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है और उसके अंदर आपने देखा होगा कि राहुल गांधी जी ने 30 लाख नौकरियों का वादा किया। दूसरी तरफ कांग्रेस कहती है कि भाई आप मान लीजिए जिस तरीके से कहा जा रहा है, एक बनाया जा रहा है कि भाई 45 साल की सबसे ज्यादा बेरोजगारी इस समय हो रही है और 22 करोड़ युवा जो है वो बेरोजगार है। तो अगर कांग्रेस की अगर इस बात को मान लिया जाए कि 22 करोड़ युवा बेरोजगार है तो आप तो 30 लाख नौकरी, यानी कि ऊंट के मुंह में जीरा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि देखिए, निश्चित रूप से मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये सारी की सारी चीजें मुद्दा नहीं है, आज राम राज्य आ चुका, लेकिन वास्तविकता ये है कि केवल दूसरे की तरफ आरोप लगाने से जनता कनेक्ट नहीं करती है। आपको उसका एक प्रॉपर रोड मैप देना पड़ेगा, क्योंकि आज कोई भी व्यक्ति गांव के अंदर बैठा हुआ एक अंतिम व्यक्ति भी आप ये समझ लीजिए किसी ना किसी गैजेट से जुड़ा हुआ है और वो हर चीज का गुणा भाग लगाता है कि भाई ये जो प्रतीक जी जवाब देना चाह रहे थे और उनका वक्तव्य आधा रह गया था। जी प्रतीक जी, अपनी बात पूरी कर लीजिए आप। पोद्दार साहब ने ये तो कम से कम ये माना कि जो मुद्दे 2014 और 2019 में बीजेपी ने किए थे, कम से कम वो मुद्दे तो पूरे नहीं हुए। अब ये कह रहे हैं कि क्या 22 करोड़ रोजगार, 22 करोड़ की बेरोजगारी है तो कांग्रेस पार्टी 30 लाख का नहीं, कांग्रेस पार्टी ने 30 लाख सरकारी नौकरियों का वादा किया है। जो रेलवे के अंदर और अलग अलग जगह पर जो 30 लाख पद खाली है सरकारी, वो 30 लाख नौकरी दी जाएगी। कांग्रेस पार्टी ने जो बेरोजगारी है उसको दूर करने के लिए बोला है कि हर एक युवा को 1 साल की अप्रेंटिसशिप दी जाएगी, जिसके अंदर उसको 1 लाख रुपए का स्टाइपेंड मिलेगा हर साल का। अभी इन्हीं की सरकार जो बेरोजगारी कैसे मानती है, मैं आप पोद्दार साहब आपको यह भी बता देता हूं। केंद्र सरकार ने पैमाना तय कर रखा है कि अगर हफ्ते में किसी को 1 घंटे की भी नौकरी मिलती है तो वो बेरोजगार नहीं है। ये बोलते हैं कि ईपीएफओ के अकाउंट खुल गए, 27 करोड़ ईपीएफओ के अकाउंट हो गए। ईपीएफओ का अकाउंट का डेटा ये कहता है कि मात्र 4 करोड़ अकाउंट रेगुलर कंट्रीब्यूट करते हैं, उसके अलावा जो अकाउंट है वो डॉर्मेट पड़े हुए हैं, वो रेगुलर कंट्रीब्यूट ही नहीं करते हैं। इन्होंने वादा किया था 2 करोड़ रोजगार देने का और इन्होंने 20 करोड़ रोजगार देने चाहिए थे 10 साल के अंदर, और राज्यसभा के अंदर जवाब देते हैं कि 22 करोड़ लोगों ने सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई किया था और मात्र 7.5 लाख लोगों को नौकरी दी गई। अब ये कह रहे थे कि आप उनको कैसे पूरा करेंगे, तो मैं बता देता हूं, हमने किसानों की आय दुगनी करने का वादा इन्होंने किया था, लेकिन हमने बोला है कि आपकी आय दुगनी करेंगे, एमएसपी के कानून बनाएंगे, एमएसपी की गारंटी देंगे और गारंटी के तौर पे उसको कानून बना करके दिया जाएगा। प्रतीक जी, एक सवाल था मेरा कि जिस तरीके से आपने आप 2 सवाल पूछे मेरे से। हाँ, देखिए, आपने जो वायदे किए, मैंने आपके घोषणा यानी कांग्रेस के घोषणा पत्र को बहुत बारीकी से पढ़ा और पूरा वैल्यूएशन लगाया। भारत का बजट आज की तारीख में 38-40 लाख करोड़ रुपए का बजट माना जाता है सालाना, और आपका अगर मैं घोषणा पत्र को अगर वैल्यूएशन करूं तो उसके अंदर लगभग 32 से 35 लाख करोड़ रुपए एक्स्ट्रा चाहिए, बजट से एक्स्ट्रा। अब उसके अंदर मेरे को सारी चीजें आप बताएंगे कैसे, लेकिन वो धनोपार्जन कैसे चाहिए? आप अगर जिस तरीके से